our discussion is going to be on the gambler's fallacy. So gambler's fallacy is a very again interesting fallacy, और ये fallacy जो है बहुत inherent है लोगों की सोच में, है ना। तो मजेदार बात इसमें ये होती है कि हम जानते हुए भी या चाहते हुए भी इससे बाहर नहीं आ पाते हैं, because it is some kind of bias which our mind in our mind it functions like that, ठीक है। तो गैम्बलर्स फैलेसी के जो है बहुत सारे नाम है, जैसे मोंटे कार्लो फैलेसी या द फैलेसी ऑफ मैच्योरिटी ऑफ चांसेस, या कभी कभार इसको स्टैटिस्टिकल फैलेसी भी कहा जाता है। बट हम इसको जो है with the perspective of law of small numbers as well as hot hand fallacy. Hot hand fallacy is not gambler's fallacy, but इसको इसके perspective से भी पढ़ा जाता है, तो हम इस चीज को भी देखने की कोशिश करेंगे। Along with this, I will also suggest a paper which I will put in the discussion box or say in the description box as well. तो उसमें आप देख सकते हैं that what it is all about, और आप उसको पढ़ भी सकते हैं। हालांकि it is not there in your course, but you can have a better understanding from that paper as well, which is published somewhere around in 2019, no 17 if I am right. Okay, पर जो भी है, तो मोंटे कार्लो आपको पता ही है कि इट इज पॉपुलर फॉर कैसीनोज एंड ऑल, और वहां पे खूब सारे गैम्बलर्स होते हैं। तो 1913 के आसपास, अगेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज गो ऑन एंड चेक द डेट्स। तो इस फैलेसी को जो है फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से डिस्कस किया गया था या रिपोर्ट किया गया था, और इस तरीके की फैलेसीज जो है बहुत आम आपको मिलता है। तो जैसे पैराडॉक्सेस हैं, इसी तरीके से फैलेसीज भी हैं जो कि हम करते हैं और हम जानते भी हैं, लेकिन फिर भी वी कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट बायस या वी कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग। और ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, एंड सो ऑन, दोज आर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फॉर अस, और हम जो है इसको उसी पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। तो बात क्या है, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि ये तो स्टैटिस्टिकल फैलेसीज से एक तरीके से स्टैटिस्टिकल फैलेसी है। हालांकि स्टैटिस्टिकल फैलेसीज बहुत सारी है, तो ऐसा नहीं है कि गैम्बलर्स फैलेसी जो है वो सिर्फ स्टैटिस्टिकल फैलेसी होगी, बहुत सारे हैं, पर इनमें वन ऑफ द स्टैटिस्टिकल फैलेसी कैन बी आल्सो गैम्बलर्स फैलेसी। और इसी तरीके से जो इसको वीजा की हम देखने की कोशिश करेंगे लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स और हॉट हैंड फैलेसी से, तो इसको भी आप थोड़ा सा समझ पाओगे। पर सबसे पहले देखते हैं कि गैम्बलर्स फैलेसी क्या होता है, या फिर लेट मी फर्स्ट डिस्कस क्यों होता है, why human beings tend to go for such kind of fallacies। तो ट्वर्स्की एंड कानमैन की 1974 की स्टडी है, वो कहते हैं ह्यूमन कॉग्निशन इज सिस्टमैटिकली रिडल्ड विद अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एरर्स सो कॉल्ड कॉग्निटिव ह्यूरिस्टिक्स और बायसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, और बहुत जो मुझे कहना चाहिए कि देयर आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच यू शुड पिक अप फ्रॉम हियर। फर्स्ट थिंग इज that we as human beings are entitled to do certain kind of errors, है ना, और we error, है ना, जिसको हम कहते हैं ना, to err is human and to forgive is divine कहते हैं। तो to err is human, तो हम करते हैं। किस तरीके के करते हैं, जो कॉग्निटिव ह्यूरिस्टिक्स है। ह्यूरिस्टिक्स आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी बता देता हूँ। ह्यूरिस्टिक्स इज बेसिकली लॉ ऑफ द थंब, जो जैसे नमक स्वाद अनुसार कहते हैं ना, तो उस तरीके की बातें हैं कि वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर मेजर फॉर इट, है ना, या प्रॉपर क्वांटिटी फॉर इट, बट लेकिन हम फिर भी बोलते हैं कि अच्छा इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं ना, थोड़ा सा। तो ये होता है। ये कभी कभार ह्यूमन बीइंग्स के माइंड में कुछ बायसेस होते हैं, बिकॉज सिंस वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट आर्टिफिशियल मशीन्स और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, वी आर वेरी नेचुरली इंटेलिजेंट। तो हमारे में कुछ बायसेस पाना बहुत नेचुरल है। So we go with some kind of biases, we do function and work in that way। और उसके कारण से क्या होता है कि कुछ जगहों पे जो हमारी रीजनिंग होती है वो बायस्ड होती है, वो किसी ना किसी बैकग्राउंड के साथ होती है। गैम्बलर्स फैलेसी क्या है, ये आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन क्यों होती है ये चीज पता होना जरूरी है। पहली चीज कि वी आर एट्यून्ड एज वेल एज प्रोन टू सम काइंड ऑफ एरर्स, जिसको कि कॉग्निटिव ह्यूरिस्टिक्स या बायसेस कह सकते हैं। ये एक फर्स्ट चीज है जो ट्वर्स्की एंड कानमैन ने 1974 में रिपोर्ट किया था अपने स्टडी में। इसी तरीके से इवांस ने, फिर फ्रैंकिश ने और इवांस एंड स्टानोविच ने 2013 में कहा कि कॉग्निटिव बायसेस as mode of fast automated thinking often lead to inferences that are good enough in a given decision making situation,
but they can also lead to decisions that clearly deviate from rational utility maximizing behavior. हम बहुत बार क्या होता है कि कुछ कैलकुलेशंस करते हैं या कुछ चीजों को मानते हैं और कुछ थ्योरीज को मान के हम डिसीजंस लेते हैं। कभी कभार हम फास्ट रीजनिंग पे बिलीव करते हैं, कभी कभार हम स्लो रीजनिंग पे भी बिलीव करते हैं। मैं उन चीजों पे अभी नहीं आना चाहता, दे आर टेक्निकल थिंग्स, बट आप उसको छोड़ दीजिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है या हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दैट वी मेक सम काइंड ऑफ डिसीजंस, हम बेस्ड ऑन सर्टेन काइंड ऑफ फाइंडिंग, सर्टेन काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा एंड सो ऑन। डेटा को इंटरप्रेट करना आजकल बहुत बड़ा काम ही है। डीआई के लिए जो है काफी एग्जामिनेशंस भी डीआई का टेस्ट लेती हैं, तो डेटा इंटरप्रिटेशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो डीआई करके आपने जो है कुछ सर्टेन डेटास को स्टडी किया और उससे जो है आपने निकाला कि ओके ये चीज आ रही है या ये चीज हो रही है, तो फिर हम ऐसा करते हैं या फिर हम वैसा करते हैं। तो इट गिव्स अस लाइक कि हाँ ये तो सही है, होना चाहिए, और बिल्कुल हो भी रहा है। तो वी आर एट्यून टू कि हाँ ये चीज को कर लेते हैं, और आपका रिजल्ट भी सही आ गया, आप यू आर वेरी हैप्पी विद दैट। बट देन इन दैट द नेक्स्ट को यू फाइंड कि यार ये तो फॉलो नहीं कर रहा या ये तो होल्ड नहीं कर रहा। फ्रॉम द फिलोसॉफी ऑफ साइंस पर्सपेक्टिव इट विल बी लाइक फॉल्सिफाइड है ना। अगर आप जो है पॉपर की स्टडी देखेंगे तो बोलेंगे ये फॉल्सिफाइड है, ये साइंटिफिक नहीं है। दूसरी जगह से आप देखते तो वो बहुत साइंटिफिक है और आज होल्ड कर रहा है, कल भी होल्ड कर रहा है, लेकिन परसों होल्ड नहीं किया, ये भी हो सकता है, और फिर उसके बाद अगली बार फिर से होल्ड करे, ये भी पॉसिबल है। तो ये कौन कौन सी चीजें होती हैं, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होती हैं, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लेप्ले, फिर बाल हिलेल और वेगनार की जो स्टडीज हैं उसमें भी ये मिलता है कि वो गैम्बलर्स फैलेसी को जब एक्सप्लेन करते हैं, तो गैम्बलर्स फैलेसी क्या है मैं आपको एक बार पहले थोड़ा सा बेसिक बता दूं। गैम्बलर फैलेसी इज लाइक कि सपोज यू आर इन अ गेम, है ना, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं या आप कोई गेम में है जिसमें कि प्रोबेबिलिटी, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ कॉइन, है ना, हेड है कि टेल है, तो आप जानते हैं कि 1/2 है ना। ये सारी चीजें हम सब बेसिक हम जानते हैं जैसे कि अगर हेड आता है एक बार तो दूसरी बार चांस होता है टेल आने का, या अगर हम किसी भी कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। वी आर नॉट टेकिंग दोस थिंग्स जैसे नॉर्मली लोग मजाक में या मीम्स बनाते हैं कि अगर ऐसे खड़ा हो गया वैसे खड़ा हो गया, इन दिस वे वी आर नॉट टेकिंग। तो 1/2 is basically the probability of coming a head coming or a tail coming, पता है। इस तरीके से पैक ऑफ 52 कार्ड से अगर हम कोई सपोज किंग आएगा तो उसकी 4/52 हो जाएगी, या क्वीन आएगा ये भी 4/52 हो जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक कार्ड है वही आएगा तो 1/52 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये सब प्रोबेबिलिटीज हम निकालना चाहते हैं, लेकिन हम कभी कभार ये चीज को नहीं समझ पाते हैं कि ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जिसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो हमें जैसे कि सपोज कि हमने बोला कि अगर 10 बार कॉइन टॉस करेंगे तो हेड और टेल कितने कितने बार आए होंगे, तो बोलेंगे 5-5 बार आना चाहिए। या आप 10 बार में शायद नहीं आ रहा है तो आप बोलेंगे 100 बार करेंगे तो आएगा, 1000 बार करेंगे, 10,000 बार करेंगे, 1,00,000 बार करेंगे, एंड सो ऑन। चांसेस तो हैं, एंड एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, बट इट मे नॉट रिफ्लेक्ट द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट। ये चीज को समझना आना चाहिए। तो कभी कभार क्या होता है, ये गैम्बलर्स लोग या जो लोग इस तरीके की सट्टेबाजी करते हैं, वो जो है इन तरीके की चीजों को करते हैं कि बहुत दिनों से कोई चीज नहीं हुआ है तो अब इसके आने के चांसेस है, जबकि एक म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एंड अलाउ मी टू टेल यू दिस स्टोरी, कि ऐसे मध्य प्रदेश में लॉटरी बैन है अभी, लेकिन बीच में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉटरी बैन था, उसके बाद कुछ दिनों के लिए खुला था। तो पीपल वर प्लेइंग लॉटरी एवरी डे, कि जो है आपने 2 रुपए का टिकट खरीदा, आपका एक नंबर मैच कर रहा है तो आपको 2 की जगह 20 मिल जाएगा, अगर 2 नंबर मैच कर रहा है तो 200 मिल जाएगा, 3 नंबर मैच कर रहा है तो 2,000 मिल जाएगा, 4 तो 20,000 मिल जाएगा, इस तरीके से। तो लास्ट वाले नंबर क्या निकला है ये इंपॉर्टेंट होता था। तो वो ऐसे कहते थे कि जैसे कि आज 21 आया, या कल जो है 7 आया, या परसों जो है पंजी आई, है ना। तो इनफैक्ट आई लर्न ऑल्सो दिस वर्ड मिंडी। मिंडी इज बेसिकली जीरो, जीरो को कहते हैं वो मिंडी, बहुत दिनों से मिंडी आई है, मिंडी नहीं आ रही अब मिंडी पे लगाओ, मिंडी आने वाली है ना। तो लोग ना इस तरीके की सट्टेबाजी करते हैं, और काफी हद तक सच भी होता है कि बहुत दिनों से 7 नंबर नहीं आया है तो इस बार जो है 7 खरीदते हैं, 7 आएगा अगली बार, है ना। तो लोग 7 खरीद रहे हैं, तो कोई जो है 5 खरीद रहा है, कोई 2 खरीद रहा है, उसको लग रहा है 2 आएगा, कोई क्योंकि बहुत दिनों से 2 भी नहीं आया, बहुत दिनों से 5 भी नहीं आया, दूसरे नंबर्स आ रहे हैं।
तो ये करते रहते हैं। इसी तरीके से गेम ऑफ डाइस होता है, या आप कसिनोज में जाएं एंड दिस एंड दैट, तो नंबर्स पे जो बोली लगती है, तो वो भी उनको लगता है कि बहुत देर से कोई नंबर नहीं आया है, तो अब ये नंबर आने के चांसेस है, तो इस पे लोग ज्यादा लगा रहे होते हैं एंड ऑल। चांसेस है ऑब्वियसली, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर सेम नहीं होगा, दूसरा होगा एंड तीसरा होगा, ऐसा वैसा। या हम कभी कभार डाइस खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, तो उसमें भी कि ये आएगा वो आएगा, इस तरीके से सोच रहे होते हैं। नाउ द होल आइडिया इज कि एवरी इवेंट इज इंडिपेंडेंट, और आप उसको उस तरीके से रेट नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए नेचुरली इस तरीके से ही रेटिंग आती है ना, कि आपको मिलेगा कि जो है ऐसे ही होगा। जैसे कि एक बच्चा होता है जब, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, अगर हम अगेन बाकी जेंडर्स को नहीं कंसीडर कर रहे फॉर द टाइम भी। तो आप देखेंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड मोस्टली जो है पॉपुलेशन मोर और लेस 50-50% रहती है। कहीं 45-55 होगा, कहीं पे 40-60 होगा, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन चांसेस तो ऐसे हैं कि पूरा का पूरा 100 दूसरा आ जाए, ऐसा भी है। और पूरा का पूरा और एग्जैक्टली 50-50 रहे, ये भी है ना। तो दीज आर वेरी प्रॉब्लम थिंग्स, इट हैपेंस। लेकिन वेदर यू कैन से समथिंग नेसेसरीली और श्योरली नहीं। तो गैम्बलर्स लोग जो है नेचुरली इस तरीके की फैलिसीज करते हैं कि बहुत देर से कोई नंबर नहीं आया है, तो अब ये नंबर आएगा, है ना। और वो उस पे जो है बाजी लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं, है ना। आजकल तो गैम्बलिंग हैज बिकम, क्या बोलना चाहिए, एन लीगल एंटरप्राइज। पहले लोग सट्टे बाजी के लिए पकड़े जाते थे, आजकल आप देखो कितने सारे सट्टों के ऐड आते हैं, है ना। तो पीपल डू गो फॉर, है ना, वो उसको प्रेडिक्शन का नाम देते हैं, तो कुछ और अच्छा सा, है ना। वैसी वाली बात है कि आप नकली लेदर को जो है लेदरेट कह सकते हैं, या फिर रेक्सीन कह सकते हैं, एंड सो ऑन, जस्ट फैंसी वे ऑफ पुटिंग दी थिंग्स, बट व्हाटएवर। तो ये काम ह्यूमन बींग्स जो है बहुत नेचुरली कर रहे होते हैं, और इस तरीके की गलतियां भी होती हैं, जिसको हम फैलेसीज कहते हैं। तो इन्होंने जो है एक स्टडी में कहा भी था, the irrational tendency for a negative recency effect, whereby we tend to estimate the probability of an event as being conditional on past occurrences of that event, even though all events in the sequence of events are independent and identically distributed। बहुत दिनों से ये नहीं हुआ है, तो फिर ये होना चाहिए। 3 मैच जो है इंडिया जीत गई है, तो पक्का हारेगी, है ना। नहीं तो ये जीतती ही आ जाएगी, है ना। या पहला मैच इंडिया जीत गई है 3 मैच का सीरीज, से दूसरा मैच जो है दूसरी टीम जीतेगी, फिर तीसरे मैच में मजा आने वाला है ना। ऐसे ही होगा। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी बोलने लगते हैं, पहली सट्टा लग चुका होगा, देखना अगला मैच इसको जिता देंगे, उसका फिर तीसरे मैच में जो है काफी दारोमदार रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। तो ऐसी भी बातें करते हैं। इन वॉट एवर वे, पहला मैच कोई जीता है इसका मतलब नहीं है कि दूसरा मैच में दूसरी टीम जीतेगी, या पहला मैच पहले ने जीत लिया तो दूसरा मैच दूसरा टीम पहली टीम जीतेगी। ये उसका ऑपोजिट इंपैक्ट है। मैं भी इसके बारे में भी आता हूं जब हम हॉट हैंड वाली फैलेसी के बारे में बात करेंगे। पर हमें लगने लगता है, हम ह्यूमन बींग्स जो है इसके, जिसे मुझे कहना चाहिए, इसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि ये वाला इवेंट इसके ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। जैसे कि कोई फॉर्म में है, जैसे एक बैट्समैन ने 2 सेंचुरी लगा के रखी है लगातार, तो बोली यार ये बड़ा फॉर्म में आजकल, भयंकर चल रहा है, देखना अगले मैच में भी सेंचुरी मार देगा, या इसने जो है खूब रन बनाने हैं। वो पता चला जीरो के आउट हो गया, होता है। लेकिन हमारे दिमाग में रहता है कि आजकल ये फॉर्म में है, कुछ करेगा। या कोई फॉर्म में नहीं है, तो इसको टीम से बाहर निकालो, पता चला कि अगले मैच में उसको टीम से बाहर निकाला, उसने सेंचुरी मार दिया, वो बहुत दिनों तक फिर से टीम में रह गया। ये सारी चीजें भी होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी मजेदार चीजें हो रही होती हैं। एंड at the back of the mind you see that all these things function, जबकि everything, every ball a batsman is facing is an independent ball। वो पीछे उसने क्या किया है उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आगे क्या करने वाला है उसका भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हम मानते हैं कि इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर उसका इम्पैक्ट उसके कारण से चेंजेस आ सकते हैं। तो चेन Moscovich and Shu कहते हैं, the beauty of the concept of gambler's fallacy also lies in the fact that it so accurately describes irrational behavior we encounter in our everyday lives beyond the somewhat limited context of gambling। It is not only related to gambling, जिस मैंने आपको बोला, it is related to anything। चाइल्ड बर्थ, बहुत सारे लोग जो है ये मानते हैं कि अच्छा मुझे एक बेटा और एक बेटी चाहिए, एक बेटा हो गया तो दे वांट कि बेटी हो जाए, और कभी कभार हो भी जाता है तो वो बड़े खुश होते हैं। दे ट्राई ऑल्सो कि मुझे एक बेटा, फिर एक बेटा और हो गया तो बोलेंगे कि चलो नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं, एक बेटी हो जाएगी शायद। What I'm saying is that this is not only associated with gambling, this is associated with so many things,
so many things. We do it like that. We absolutely do it like that. जैसे मुझे व्हाइट शर्ट पहनना पसंद है, मेरे पास खूब सारे व्हाइट शर्ट हो गए। अब वो अगर मुझसे पूछेगा कि अगली शर्ट कौन सी खरीदोगे, तो मैं बोलूंगा व्हाइट बहुत सारे हो गए, आपको दूसरी कलर खरीदोगे, है ना। यू अंडरस्टैंड कि इवन इफ माई चॉइस इज समथिंग बट आई विल गो फॉर समथिंग एल्स। तो आपके जो बिहेवियर्स हैं वो बहुत सारे तरीकों की फैलेसीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और हम एज ह्यूमन बींग्स वी डू दोज थिंग्स एज वेल। तो ये चीज थोड़ा सा समझिएगा। It is rational to believe that, say, around 1000 coin flips of a fair coin, heads will have to come 50% of the time. But according to ये देखिए, ये है लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे कि आपने 1 लाख बार कोई कॉइन टॉस किया, तो आपके पास जो है ऐसा आया कि 50,000 टाइम जो है एक एक आई, तो 50-50% की प्रोबेबिलिटी जो है उसमें शायद आ रही थी। लेकिन ये चीज छोटे चीज पे या छोटे सैंपल स्पेस पे एप्लीकेबल नहीं होती। जैसे 1 लाख के केस में या 1 करोड़ के केस में आपने देखा कि हाँ, मोर और लेस प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही है। लेकिन जब आप उसको 10 के केस में देखेंगे तो नहीं आ रही होगी, और 1 के केस में तो बिल्कुल नहीं आएगा। 1 के केस में 1/2 कैसे आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आपका सैंपल स्पेस छोटा होता जाता है, वैसे वैसे बड़े रिजल्ट्स को वो कोलैबोरेट नहीं कर पाता या कंफर्म नहीं कर पाता। इफ आई यूज पॉपर्स लैंग्वेज तो आई विल से कोलैबोरेट, बट इफ आई एम नॉट यूजिंग पॉपर्स टर्मिनोलॉजी रादर देन द नॉर्मल टर्मिनोलॉजी तो बोलूंगा कंफर्म, तो कंफर्म नहीं कर पाएगा। छोटे सैंपल स्पेस में रिजल्ट्स जो हैं ऑफन बहुत ही अलग तरीके के आते हैं। लेकिन जब आप उसको बड़े एंसेंबल में देखते हैं, है ना, बड़े से सैंपल स्पेस में देखते हैं, तो आपको वो रिजल्ट जो है नॉर्मल दिखने लगता है। तो यही चीज जो है आप अगर थोड़ा सा समझें या ध्यान दें, तो आप बहुत बार इस तरीके की फैलेसी करने से बच जाओगे। मतलब आप, मैं या कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है, जो इस तरीके की थिंकिंग रखता है या जो सोच रखता है कि बहुत दिनों से ये नहीं हुआ है तो अब ये होना चाहिए, या बहुत दिनों से ऐसा नहीं हुआ है तो अब ऐसा होगा, या क्योंकि इसकी और इसकी चीज होती रहती है तो एक बार ये आ गया तो अगली बार ये आएगा। पीपल डू इट लाइक दैट, है ना, पीपल थिंक लाइक दैट। तो ये फैलेसीज करते क्यों हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है। ये फैलेसीज हम इसलिए करते हैं बिकॉज हम कहीं ना कहीं वी डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। देखिए, मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस, ठीक है, उसमें 2+2 4 होता है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, इट्स अ प्रोबेबल साइंस, इट मे नॉट बी कॉल्ड एज अ साइंस एज वेल। और जैसे मैंने आपको बताया भी है कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट के लोगों की आपस में बहुत लड़ाइयां भी होती है। कुछ सम पीपल डू नॉट इवन एक्सेप्ट द अदर पर्सन, चाहे वो मैथ्स के हो चाहे स्टैट्स के हो, वो एक दूसरे को मतलब एक फ्रूटफुल और एक मीनिंगफुल एंडेवर में है ये मानते भी नहीं। जैसे दैट दे आर नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ फ्रूटफुल और मीनिंगफुल एंडेवर, बोलते हैं बेकार है एकदम, है ना। तो इस तरीके की चीज है। तो आपको भी समझना चाहिए कि आप मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हो या आप स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर रहे हो। अगर मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हो तो एक सर्टेन टाइप ऑफ ऑब्वियसली एडवांटेजेस हैं, लेकिन फिर ऑब्वियसली कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं तो उसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, बट उसके डिसएडवांटेजेस भी आपको याद होना चाहिए, और आपको समझ में आना चाहिए कि टॉसिंग अ कॉइन या और भी जो भी इस तरीके की चीजों को हमने एसोसिएट किया या जिनके एग्जांपल्स लिए आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, even if the probability is 1/2, but it may not reflect in a small sample space. This is something which you should understand. दूसरा होता है डेटा जो हमारे पास अवेलेबल होता है। तो डेटा अवेलेबिलिटी जो है वो भी हमें बहुत हेल्प करती है। जैसे आपको पता चला है कि कहीं पे जो है इस तरीके का डेटा है, इस तरीके का डेटा है कि फ्रांस में जो है फीमेल्स ज्यादा हैं मेल्स से, तो आने वाले 10 सालों में भी जो है फीमेल्स ज्यादा रहेंगे और मेल्स कम रहेंगे। अगर आपने सपोज ऐसा देख लिया है ना कि उनका सेक्स रेशियो जो है वो पॉजिटिव में रहता है, जैसे हमारा सेक्स रेशियो खास करके हरियाणा पंजाब में बहुत कम है, और ऐसे भी आजकल अभी हमारा सेक्स रेशियो कितना चल रहा है, 930 940 पर 1000 मेल्स है, ऐसा है। तो आप अगर उसको फ्रांस में देखें या किसी और कंट्री में देखें तो वहां पे उल्टा है, सपोज कि वहां पे फीमेल ज्यादा है मेल्स कम है, तो आपको लगेगा कि इस कंट्री में जो है आगे चल के भी ऐसा रहना चाहिए बिकॉज इस तरीके का ट्रेंड दिख रहा है, या स्टडीज आती है ट्रेंड दिखती है कि कम हो रही है कोई चीज या बढ़ रही है, तो आप उसके हिसाब से आने वाले 10 साल के लिए कोई सपोज डेटा बना दे, या आपने जो है कोई प्रेडिक्शन कर दिया, तो इट मे नॉट बी द राइट प्रेडिक्शन, है ना। मैं आपने टर्मिनेटर 1 मूवी अगर देखी हो तो उसमें 2000 समथिंग में जो है ऐसा होगा
या 2000 या 2100 समथिंग में ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरीके की बहुत सारी चीजों के बारे में बात की जो कि नहीं हुई। ये बहुत बार बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट किया 1950 60s में कि ऐसा हो जाएगा 2020s में, पर ऐसा नहीं हुआ, है ना। फ्लाइंग कार्स होंगी, फ्लाइंग कार्स नहीं है अभी, है ना, पर चाहते हैं लोग कि फ्लाइंग कार्स आ जाए एंड दिसंबर, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा लेकिन वैसी नहीं आई। तो साइंस फिक्शन मूवीज में बहुत सारी चीजें बताती हैं प्रेडिक्ट करके इस तरीके से कि ऐसा होगा वैसा होगा आने वाले 10 50 100 साल के बाद, नहीं हुआ सपोज, तो प्रेडिक्शंस है। तो इसी तरीके से साइंटिफिक बिहेवियर भी बहुत सारे प्रेडिक्शंस करता है, वो डेटा अवेलेबल पे करता है, लेकिन वही है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ स्टडी, और यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट जिस बेसिस पे आप स्टडी कर रहे हो या जिस बेसिस पे आप किसी डेटा को इंटरप्रेट करके कोई एक प्रोजेक्ट कर रहे हो रिजल्ट, वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, उसमें कितने सारे रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व है ना। जैसे हम में से कितने सारे लोग ये मानते थे, जानते थे, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग है कि विराट कोहली विल मोर और लेस ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ सचिन तेंदुलकर, क्योंकि वो जिस स्पीड से खेल रहा था या जिस फॉर्म में था और उसके पास जितने ईयर्स बाकी थे, तो हमें लगने लगा था कि ये ब्रेक कर दे। अभी पैंडेमिक आ गया, उसके बाद मैचेस बहुत सारे कम हुए, उसके बाद ही इज नॉट इन फॉर्म दीज डेज मच, है ना। उसकी सेंचुरी के लिए हम लोग तरस गए हैं बहुत सालों से। तो अब बहुत सारे लोग दे हैव स्टार्टेड प्रेडिक्टिंग दिस दैट विराट कोहली मे नॉट बी एबल टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स ऑफ सचिन तेंदुलकर। यू कैन सी द अंडरस्टैंडिंग कि कैसे कर रहे हैं, डेटा अवेलेबल है, स्टडीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उस तरीके से। इसी तरीके से हमको एक चीज और जो समझ में आनी चाहिए कि इंट्यूशन है हमारा, कोई चीज होने वाला है, इट मे नॉट बी साइंटिफिक। आप ह्यूरिस्टिक्स अप्लाई कर रहे हो, अगेन इट मे नॉट बी साइंटिफिक, है ना। आपने बोला नमक स्वाद अनुसार, या बोला कि टेस्ट के हिसाब से, या जैसे कि ये सब चीजें बड़ी वेग टर्मिनोलॉजी है कि नमक ठीक है ना, नमक ज्यादा है, नमक कम है, चीनी कम है, चीनी ज्यादा है, चीनी ठीक है। आपने देखा होगा ना, बड़े वेग टर्मिनोलॉजीज हैं। किसी के यहाँ पे आप चाय बना के, आपने उनको चाय पिलाया, हमारे घर में कुछ मेहमान आए, हमने उनको चाय बना के पिलाई, उन्होंने बोला क्या आप बिल्कुल शक्कर नहीं डालते हो इसमें, जबकि हमने एक एक शक्कर चीनी डाली थी उसमें, बट दे लाइक मोर स्वीट। तो हमें समझ में आया कि भाई ये ज्यादा हमारे हिसाब से ज्यादा पीते हैं, लेकिन उनके हिसाब से हम कम पीते हैं, तो इट्स वेरी वेग, ज्यादा है कम है ना। तो ये भी ह्यूरिस्टिक्स का पार्ट हो जाता है कि आपने शक्कर अपने हिसाब से डाल दिया, नमक अपने हिसाब से डाल दिया, अपने हिसाब से मतलब कि मेरे हिसाब से या हमारे घर के लोगों के हिसाब से, लेकिन वो दूसरे घरों के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। ऐसे भी टेस्ट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। बहुत बार बहुत सारे लोगों मैंने लड़ते झगड़ते देखा कि ये खाना बहुत टेस्टी बनता है, उनका खाना बहुत बेकार होता है, उनका टेस्ट है, इनका टेस्ट है, ये चीज को थोड़ा समझना जरूरी है। और दूसरी चीज, आपको इंट्यूशन हो रहा है, आपको लगने लगता है कि ये सच है ना। कई बार हम कहते भी हैं कि अंदर की आवाज को सुनो, आपको अंदर से आवाज आई या आपको इंट्यूशन हुआ कि ये करना चाहिए या ये चीज होने वाली है, बट इट मे नॉट बी द राइट थिंग। अगेन साइंटिफिकली इट मे नॉट बी द राइट थिंग, और मजेदार बात ये है कि उसके बाद हो जाती है। ये है मिस्टिकल चीज उसमें, मिस्टीरियस चीज उसमें, जिसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं आगे चल के। और साथ में विशफुल थिंकिंग का भी नतीजा होता है ना। आई विश दैट इट कम्स आउट टू बी ट्रू, इट कम्स आउट टू बी ट्रू, ओ माय गॉड, नेक्स्ट टाइम इट हैज नॉट कम आउट टू बी ट्रू, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, है ना। तो ये फैक्टर्स जो है आप प्लीज थोड़ा सा समझेंगे तो आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। देखिए एज एन एजुकेटेड इंडिविजुअल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए दैट यू आर इन्फॉर्म्ड एंड यू शुड अंडरस्टैंड द कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाट आर द बेसिस ऑफ डूइंग समथिंग, एंड व्हाट कैन बी द रिस्क फैक्टर्स ऑफ डूइंग इट, है ना। एंड इफ इट इज नॉट हैपनिंग, क्यों नहीं हो रहा होगा, या हैपनिंग होना जरूरी नहीं, ये चीज को भी जो है, जो इफ्स एंड बट्स हैं, जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जो चांसेस हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। कंटिन्यू करते हैं इसमें। बहुत सारे लोगों को कॉग्निटिव बायसेस भी होते हैं, है ना। वो एक सर्टेन तरीके से सोच रहे होते हैं, या हम ह्यूमन बीइंग्स ही जो है एक कॉग्निटिव बायस के तो शिकार है ही। हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से आज भी बाहर निकलने को ने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली, उसका भी हम मानते हैं कि ये कॉज है और ये इफेक्ट है, क्योंकि ये पहले हुआ ये बाद में हुआ, है ना। हम जो है मान ही नहीं पाते हैं कि ये चीज जो है इसके कारण से नहीं हुई है। हम मानते हैं कि इसके कारण से ये चीज हुई है, तो हम बहुत बार सुपरस्टिशंस के शिकार बन जाते हैं, तो कभी कभार और भी बहुत सारी चीजों के शिकार बन जाते हैं, या कभी कभार जो है हमें पता तो नहीं होता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये चीज और ये चीज कहीं ना कहीं तो रिलेट है, क्योंकि जब जब ऐसा हो रहा है तब ऐसा हो रहा है, मतलब कोई तो बात होगी, है ना। तो वी डू इट इन दैट वे। तो फिर आगे चल के भी जब हमें कोई प्रिडिक्शन करना है या कोई थिंकिंग करनी है, तो हमारी वो बैक ऑफ द माइंड में काम करेगा। इसी तरीके से हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी समझते हैं, जानते हैं, तो वी विल ऑल्सो लाइक टू वर्क इट इन दैट वे कि ये वाली
कॉम्बिनेशन है तो अगली वाली कॉम्बिनेशन आएगी, या इसमें अगर इस तरीके से सेट है तो अगला ऐसा सेट होगा, एंड दिस एंड दैट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ पाओगे। आपने देखा होगा ना मिक्सचर चूड़ा खाने का, तो बहुत सारे कंपनीज बड़े बड़े चूड़े बनाते हैं, तो जो स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं, है ना, तो स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं, तो जैसे सपोज कि आपने एक मिक्सचर बनाया, है ना, कि आपने उसमें काजू भी डाला, उसमें बादाम भी डाले, तो उसमें ये चीज फ्राई डाली, वो चीज फ्राई डाली, तो चिवड़ा यूज किया, तो मुरमुरा यूज किया, ये किया वो किया, फलाना क्या टिमकाना क्या, नमक ये वो करके खूब अच्छे से मिक्स किया, और आपने उसका एक फोटोग्राफ डाला कि ऐसा चूड़ा होगा, तो उसमें काजू भी है, बादाम भी है, ये भी है, वो भी है, सारी चीजें हैं। तो आपने बहुत अच्छे से मिक्स किया, और उसके बाद उसकी जब पैकेजिंग करी, तो किसी पैकेट में जो है काजू नहीं आया, या किसी पैकेट में जो है बादाम नहीं आया, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होता भी है कभी कभार। अब अगर कोई क्लेम कर दे कि हम आपने क्लेम किया है कि आपके इसमें ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें ये चीज नहीं है, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, स्टैंडर्डाइजेशन करती है, वो सारी चीजों को फ्राई करती है, और उसके बाद पता है कि उसको ये 10 ग्राम डालना है, ये 100 ग्राम डालना है, ये 50 ग्राम डालना है, ये ऐसे करना है, ऐसे करके उसको 500 ग्राम बनाना, 500 ग्राम के पैकेट में अलग अलग चीजें डालती है, उसके बाद पैक करते हैं, रादर देन वो मिक्सचर जहां पे एक जगह पे वो सारी चीजों को फ्राई करके मिक्स करके डालते हैं, बिकॉज दे हैव टू स्टैंडर्डाइज। तो आप समझ रहे हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी कभी कभार ऐसी गलतियां होती हैं कि आपने मिक्स, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या, ये सारी चीजें मिक्स कर दी, फिर आपने जब पैक किया उसको, भाई आपने 1000 किलो बनाया, उसके बाद उसको 500 ग्राम में जो है डिवाइड करके पैकेजिंग करी, तो उसमें कोई चीज में कोई नहीं निकला, कोई चीज में कोई चीज नहीं निकला, दूसरे में ज्यादा निकल गया ऑब्वियसली। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स ये कहता है कि बिग सैंपल स्पेस की रिजल्ट्स को स्मॉल सैंपल स्पेस रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, और इनवेरिएबली ये ज्यादा होता है, और जितना आप छोटा सैंपल स्पेस लोगे उतना रिजल्ट्स जो है स्क्यूड होंगे, है ना, या वो जो है वो डिविएंट होंगे, ठीक है ना, रादर देन दी ओरिजिनल रिजल्ट। तो आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम्स जो है काफी बराबर क्रिकेट टीम्स है, तो वो जब मैच खेलती है तो आपने देखा कि करीब करीब 50-50% चांस रहता है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। हालांकि हम लोग पहले उतना अच्छा पाकिस्तान के साथ हमारा रिकॉर्ड नहीं रहा है, तो अभी भी हेड टू हेड काउंटर में आप देखोगे कि पाकिस्तान ने ज्यादा मैचेस जीते हैं शायद इंडिया से वनडे इंटरनेशनल्स में। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में अगर आप देखें तो इंडिया ज्यादा जीतती है, ठीक है ना। तो अगर आपने एक स्मॉल सैंपल स्पेस लिया कि मान लिया कि 2010 से लेकर 2020 के बीच के रिजल्ट्स, तो उसमें देखेंगे कि इंडिया जो है डोमिनेंट टीम है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप पूरा देखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों नियर अबाउट सेम टू सेम है, हेड टू हेड काफी इक्वल लेवल पे है। और अगर आप 1990s और उसके पहले का डेटा लें, 70s से लेके 90s का डेटा लें, तो उसमें देखेंगे पाकिस्तान डोमिनेंट क्रिकेट टीम है। तो स्मॉल सैंपल स्पेस जो है एक्चुअल पिक्चर को क्लियरली पोर्ट्रे नहीं कर पा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इसी से या इससे रिलेटेड एक चीज और भी है, भले ही हम ट्रेंड हो जाए कि यहाँ पे फैलेसीज होती हैं दिस एंड दैट, बट दे कम आउट टू बी ट्रू एज वेल, इनवेरिएबली ट्रू भी हो रही है। आपने देखा बहुत दिनों से बहुत सारा नंबर नहीं आ रहा है, या कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो नंबर आता है वो वाला, है ना, या बहुत देर से जो है हेड नहीं आया है तो हेड आता है। तो कहीं ना कहीं नेचर में भी इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी है कि जो भी हमारे बायसेस डेवलप्ड हैं, या जो भी हम प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, दे इवेंचुअली कम आउट टू बी ट्रू एज वेल। बहुत बार जो है बहुत जगहों पे रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट भी करता है उस तरीके की चीज, तो हमें और जो है विश्वास हो जाता है, भरोसा हो जाता है कि these things work, these things function, and they have a very functional approach, and they are very scientific by nature as well. कॉइन टॉस करने में अगर यू हैव कैलिब्रेटेड समथिंग, वो सेम प्रेशर से ही कॉइन टॉस कर रहा है, तो हमेशा एक ही चीज आएगी, है ना। सरफेस पे आपने अगर सब कुछ स्टैंडर्डाइज कर दिया, पर क्योंकि चीजें स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो आपने एक बार जोर से बोला, एक बार धीरे से कॉइन टॉस किया, एक बार बहुत ऊपर फेंका ऐसे, एक बार थोड़ा सा ऐसे करके फेंका, है ना, एक बार आपने हेड को रख के फेंका था, एक बार टेल को रख के फेंका था, किसी ने छुपा के दिया था, ऐसे करके दिया था, रिजल्ट चेंज होते हैं। और आप देखते हो कि फिर भी जो हमारे रिजल्ट्स हैं, या जिनको जिसकी तरफ हमारे बायसेस हैं, दे आल्सो कम आउट टू बी ट्रू। तो दिस आल्सो मेक्स दिस थिंग गो ऑन, लिंगर ऑन। और जैसे मैंने आपको बोला कि इस कोर्स को पढ़ने का मजा इसी में है जब आप अप्रिशिएट कर सके डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल लैंग्वेज एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज। And also it is important for us as educated people that we should not try to equate them.
दे आर इनकमेंसुरेबल, ये चीज मैं बता ही चुका हूं इसके पहले। एंड वी शुड नॉट पुट द पैराडाइम ऑफ वन थिंग ऑन द अदर। बट एनीवेज थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और ये एंजल एंड प्रिचार्ड कहते हैं कि वन माइट एक्सीडेंटली बट इरेशनली अराइव एट अ ट्रू बिलीफ, है ना। ये एक सच्चाई है कि पीपल डू एक्सीडेंटली एंड इरेशनली आल्सो डू द राइट थिंग, है ना। बहुत इरेशनल था डिसीजन, लेकिन बहुत सही डिसीजन था, है ना। उसके पास कोई रैशनैलिटी नहीं थी, कोई रीजन नहीं था, या गलती से किया, है ना। हम कहते हैं ना सेरेंडिपिटी वाली बातें, गलती से किया या हो गया बस, लेकिन बहुत सही था। एंड उसके बाद जो है आप उसका जस्टिफिकेशन और सारी चीजें देखेंगे तो एब्सोल्युटली फाइन, इट्स अमेजिंग। और पीपल एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम एट अ लेटर स्टेज ऑफ देयर लाइव्स आल्सो बिलीव कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, या जो भी हुआ ठीक हुआ, है ना। इनिशियली हम बहुत बार बहुत गुस्से में रहते हैं, कभी कोई कैलकुलेशन गलत हुआ था, कभी कोई डिसीजन गलत लिया था, कभी कोई वेंचर नहीं करना था, कभी कहीं पे पैसे ज्यादा लग गए थे, वॉट एवर, बहुत सारे ग्रजेस होते हैं या बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। बाद में चलकर लगता है सही हुआ, ठीक किया, वी हैव लर्नड अ लॉट एंड वी कैन आल्सो रिफ्लेक्ट एंड आल्सो शेयर विद पीपल एंड सो ऑन। तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें हो रही होती है। अब आते हैं जरा हॉट हैंड फैलेसी पे, वीजा वी गैम्बलर्स फैलेसी पे। ये हॉट हैंड फैलेसी क्या है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं पर्सन who had previously experienced or was instrumental in a successful outcome has a greater chance of success in future attempts as well। क्या होता है ये, इस चीज को समझिए। एक बंदा एक फॉर्म में है ना, तो और अभी फॉर्म में चल रहा है, इसका मतलब है कि इसको टीम में रखो, ही विल परफॉर्म बेटर। एक पर्सन ने जो है क्या बोलते हैं, मान लेते हैं कि एक कपल को जो है 2 या 3 बेटे हैं, तो अगला भी बेटा या बेटी होगी, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि उनको अगर सारे बेटे हैं तो एक और बेटा होगा, या सारी बेटियां हैं तो एक और बेटी होगी, मान लेते हैं कि इस तरीके से हो सकता है ना। आप कहीं पर भी देखोगे तो ये भी एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम मानते हैं कि यार इनका ऐसा केस है, इन्होंने बहुत बार पहले से ऐसा किया। जैसे कि एक बच्चे ने जो है, आप में से किसी को अगर किसी ने फेस किया हो, एंड मैं आपकी दुखती रगों पे हाथ डालने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपने 3-4 बार जो है सेमेस्टर में टॉप कर लिया सपोज, है ना, तो अगली बार भी टॉप करोगे इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसा लोग मानते हैं। फिर कभी कभार आप टॉप नहीं कर पाते हो तो आपको और बाकी लोगों को जो है काफी ठेस पहुंचती है, होता है ऐसा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि भैया 4 सेमेस्टर से टॉप कर रहा है तो अगली बार भी टॉप करेगा, है ना। या 4 बार से ये इलेक्शन जीत रहा है तो इस बार भी इसको टिकट दे दो, ये इलेक्शन जीतेगा। वो पता चला कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने उसको टिकट दे दिया और उसने इतना एंटी इनकम्बेंसी झेला कि उसकी जमानत जब्त हो गई। इलेक्शन तो जीतने की बात दूर, जमानत तक जब्त हो गई। पर आपको लगता है कि भाई 4 बार से सिटिंग एमपी है, एमएलए है ना, तो इसको दे देते हैं, ये तो हमारा एकदम श्योर शॉट है, ये इलेक्शन जीतेगा। वो पता चला हार गया, है ना। तो इसको कहते हैं हॉट हैंड फैलेसी। आप मानते हो कि प्रीवियस परफॉर्मेंसेस जो है अगले वाले परफॉर्मेंसेस को अफेक्ट करती है, लेकिन एक बात सही भी है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, आपका काम अच्छा होता है, आप फॉर्म में है जैसे सपोज, है ना, आपका कंसंट्रेशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छा बैठ रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें या वैसा परफॉर्म करें जैसे पहला परफॉर्म करेंगे या कर चुके हैं। लेकिन अगेन इट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, ये भी पता होना चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंट इवेंट को इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं मान रहे, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो इस चीज को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। ये गैम्बलर्स फैलेसी के ऑपोजिट है। गैम्बलर फैलेसी कहेगी कि कोई चीज बहुत देर से नहीं हुई है तो अब होने के चांसेस बढ़ गए। हॉट एंड फैलेसी कहेगी कि कोई चीज ऐसी होती आ रही है तो अगली बार भी ऐसा होगा। दोनों ही फेलेशियस है। अगली बार इज अगेन एन इंडिपेंडेंट इवेंट। भाई ये पर्सन जब भी टॉस करता है तो 5 बार से जो है हेड आ रहा है, इसको दे दो और ये तो हेड आएगा और मैं जो है हेड कॉल करूंगा। इस तरीके से भी कुछ लोग सेटिंग बिठाते हैं या बात करते हैं या आर्ग्यूमेंट्स उठते हैं। एक जमाने में ऑक्टोपस ने जो है बताया कि वो कौन जीतेगा, वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। और भी बहुत सारी चीजें होती रहती है, हम लोग भी मानते हैं। और आजकल तो मैं देखता हूँ, पहले तो लोग ऐसे गली कूचे कोंटे में करते थे, आजकल तो बिल्कुल ऑनलाइन साइट्स हैं जिसपे लोग प्रेडिक्टर्स हैं बड़े बड़े और प्रेडिक्शंस करते हैं, है ना। और आपने देखा ही होगा कि मैच के पहले, मैच चालू होता है 5 बजे, तो गाना चालू होता है 3:30 बजे से। व्हाट आई कॉल गाना इज बेसिकली द एनालिसिस
तो उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं, बोलते हैं कि अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, ये है, वो है। आप सारा सुन लीजिए और उसके हिसाब से मैच का रिजल्ट देखिए। फिर वो बाद में बीच बीच में बताते भी रहते हैं कि इसके कारण से ये हो रहा है, उसके कारण से वो हो रहा है। दे डू अ लॉट ऑफ एनालिसिस। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज फ्यूटाइल, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट कैन बी फ्यूटाइल। ठीक है ना। तो ग्राउंड पे जो जीतेगा वो जीतेगा, जो हारेगा वो हारेगा। जिस दिन जिसका अच्छा बल्ला चलेगा वो स्कोर करेगा, जिस दिन जिसका आर्म अच्छा चलेगा वो अच्छा बॉल करेगा, सो ऑन। तो लेकिन कौन जानता है। और हम जो है डिसमल परफॉर्मेंसेस देते हैं, एक बार मस्त किसी को इनिंग्स डिफीट करते हैं, अगले दिन फिर 50-70 रन में निपट जाते हैं, एंड सो ऑन। तो यू नेवर नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि बहुत फॉर्म में है, पिछला मैच अच्छा खेला तो अभी खिलाना चाहिए, एंड सो ऑन। रास्ता क्या है बाहर, है ना। हाउ टू कम आउट ऑफ दीज थिंग्स, ये अगेन हमें सोचना चाहिए। पहली चीज, जैसे मैंने इसके पहले भी बोला कि व्हाई वी कमिट दीज काइंड ऑफ फैलेसीज, उसी के कुछ आंसर्स, व्हाट इज द वे आउट है। पहली चीज, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बीच का डिफरेंस समझना चालू कीजिए, है ना। मैथ्स एक चीज है, स्टैटिस्टिक्स दूसरी चीज है ना। आपके क्लास में एवरेज हाइट अगर 5 फीट 8 इंचेस है, पहली चीज कि कोई भी 5 फीट 8 इंच का बच्चा होगा ये जरूरी नहीं है, और दूसरी चीज ये कि ज्यादातर बच्चे 5 फीट 8 इंच के हैं ये भी जरूरी नहीं। तो इन चीजों को समझना अगर आप समझ सकते हैं तो आप बेटर देख सकते हैं, नहीं समझेंगे तो बहुत गलतियां करेंगे। इसी कारण से स्टैटिस्टिक्स ने बहुत सारी चीजें लाया, आउटलायर लाया, ये लाया, वो लाया, बहुत सारे डेटा को हटा के, फिर भी जो वो स्टडीज करते हैं बड़े सैंपल स्पेस में हमेशा बेटर रिजल्ट्स आते हैं, छोटे सैंपल स्पेस में हमेशा डिफिकल्ट रिजल्ट्स आते हैं। बहुत ही, जैसे मुझे कहना चाहिए, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स आते हैं, जब आपका दिमाग भी घूम सकता है कि ऐसा भी रिजल्ट आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स रहती है। दूसरा, चांस और नेसेसिटी के बीच का डिफरेंस भी समझना जरूरी है। एक चांस है कि ये चीज हो, एंड इट इज नेसेसरी दैट ये चीज होगी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेसेसिटी है या देयर इज अ चांस, ये चीज समझिए। डिजायरेबल है कि नेसेसरी है, ये चीज समझिए। तो जब इन चीजों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे तो अगेन इन ट्रेडिशनल बायसेस से, चाहे वो ह्यूमन माइंड की हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स की हो, चाहे मैथमेटिक्स की क्यों ना हो, बाहर आ पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। तो बायसेस को छोड़ना या बायसेस को कम करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप इंफॉर्म्ड एजुकेटेड सिटीजन हैं। नहीं तो आप बह जाएंगे, ढह जाएंगे। प्रॉब्लम यही है फेक न्यूज के साथ, प्रॉब्लम यही है डेटा के साथ। और अभी हम देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े नंबर से जो है आपको चीजें बताई जाती है और आपको बहुत इंप्रेसिव लगती है, और आप उसको मानने भी लगते हैं कि हाँ भाई इतने सारे लोग कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे होंगे, या इतना सारा परसेंटेज ऑफ पीपल जो है इस चीज में लगा हुआ है तो कुछ तो बात होगी होगी। लेकिन जरूरी नहीं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो, और जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट डे भी एप्लीकेबल हो, ये चीज है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स को समझना सीखिए। A tossing of the coin is a mutually exclusive and independent event from the tossed coin before, even if we are using the same coin. And absolutely, it is an unbiased coin. इस चीज को जब समझेंगे तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि 5 बार अगर हेड आ गया है तो अगला 5 टेल आएगा, या एक बार अगर हेड आ गया तो अगला वाला टेल आएगा, या 1000 बार में अगर आपको रिजल्ट ये मिला है कि 500 बार हेड और 500 बार टेल आया है, तो इसका मतलब ये है कि 10 बार में भी वो रिजल्ट आएगा, या 100 बार में भी वो रिजल्ट आएगा, या फॉर दैट मैटर 1 लाख केसेस में वो रिजल्ट आएगा। इट मे नॉट रेप्लीकेट, इट मे नॉट। ये चीज जब समझ में आती है तो आप और अच्छे से रीजनिंग कर पाते हैं। चलिए, this is all from my side and I invite you to discuss with me these topics and I thank you for your patient hearing.